अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर वक़ास नाइद, ग्रेजुएट ऑफ हैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं एग्जाम में। या और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ेज़। तो आइए शुरू करते हैं एक एमसीक्यू से। आपके पास एक 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट is evaluated for recurrent episodes of lethargy occurring several hours after feeds. Examination reveals marked hepatomegaly. Laboratory investigation shows blood glucose is less. Lactate, triglycerides, and uric acids are elevated. Liver biopsy demonstrates abundant glycogen with normal glycogen structure. ये एक 9 साल का बच्चा है। बार बार इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल आप देख सकते हैं 32 है। फिर से कुछ बाद मतलब फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया उसको होता है। एग्जामिनेशन पे हेपेटोमेगेली है। लेब्स पे यूरिक एसिड, लैक्टेट, ट्राइग्लिसराइड ये सारे इंक्रीज आए हैं। तो विच एंजाइम डिफेक्ट बेस्ट एक्सप्लेन दीज फाइंडिंग्स। तो इन सबको मिला के ये कौन से डिजीज की तरफ इशारा कर रहा है, ये वंजर की डिजीज की तरफ इशारा कर रहा है। अब वंजर की में कौन सा एंजाइम डिफेक्ट होता है, तो आइए देखते हैं। ब्रांचिंग एंजाइम किसमें डिफेक्ट होता है। ब्रांचिंग एंजाइम डिफेक्ट होता है एंडरसन में। डिब्रांचिंग एंजाइम डिफेक्ट होता है कोरी डिजीज में। अल्फा एसिड 1 अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज डिफेक्ट होता है पॉम्पी डिजीज में। एंड मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डिफेक्ट होता है माइकार्डियल डिजीज में, जबकि ग्लूकोज फॉस्फेटेज डिफेक्ट होता है वंजर की डिजीज में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो अब आइए पढ़ते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में कि हमारे साथ कौन कौन से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस है। ये है हमारे साथ ये सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि असल में ग्लाइकोजन बनता कैसे है और ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस होती कैसे है। तो ये पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं एक ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और उसके बाद ये ग्लूकोज 1 फास्फेट ये लिंक बनाते हैं किस एंजाइम के जरिए से, ये लीनियर लिंकेज अल्फा 1 4 बॉन्ड्स ये बनाते हैं। इनके दरमियान ये जो बॉन्डिंग है ये अल्फा 1 4 बॉन्ड्स है। और ये जो एक एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये ग्लूकोज 1 फास्फेट है। ये सारे मिलकर फिर ये ग्लाइकोजन का लीनियर चेन बना लेते हैं। फिर आ जाता है ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम क्या कर लेता है, इसके साथ ब्रांच बना लेता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रांच बना लेता है। कौन बना लेता है, ये ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये हमारे साथ ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। ये ग्लाइकोजन कंप्लीट। अब जब ग्लाइकोजिनोलिसिस होती है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज बनता है, तो कैसे बनता है। इसमें ये होता है कि हमारे साथ नॉर्मली आ जाता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम। ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम इसको क्या करता है, काट देता है। तो एक एक ग्लूकोज 1 फास्फेट या इधर से ये देख सकते काट लेता है, तो एक एक ग्लूकोज 1 फास्फेट मॉलिक्यूल ये रिलीज हो जाता है। कौन कर रहा होता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कर रहा होता है। कब तक कर रहा होता है, तब तक कर रहा होता है कि यहाँ तक के एक ब्रांच पे 4 ये रेजिड्यूज रह जाते हैं। तो फिर उसको क्या कहते हैं, लिमिट एक्सटेंड कहते हैं। तो 2 से 4 ये ग्लूकोज फर्स्ट मॉलिक्यूल ब्रांच में रह जाते हैं, तो उसको लिमिट एक्सटेंड कहते हैं। फिर उसके बाद किसकी बारी आती है, इसके बाद फिर दूसरा एंजाइम आ जाता है जो कि है 4 अल्फा डी ग्लूकेनोट्रांसफेरेज। ये आके इसको काटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि सिर्फ एक रेजिड्यूज बच जाता है हमारे साथ। जब ये आखिरी वाला रेजिड्यूज बच जाता है तो फिर कौन से एंजाइम की बारी आती है, फिर आती है ये इस एंजाइम की अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम आ जाता है और ये आखिरी वाले को काट देता है। तो इस तरह से तो ये आप देख भी सकते हैं ये वाला ये आखिर में ये आ गया ये वाला, और इसको फिर कौन रिमूव कर लेता है, ये अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज। तो ये क्लीनर चेन, और फिर इसमें दोबारा वही ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम आके इसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो ये तो एक मैकेनिज्म था कि कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी याद रख ले कि इधर जैसे मैंने आपको बता दिया कि इधर इनके बीच जो ये बॉन्ड है ये अल्फा 1 4 है। तो ये जब ये ब्रांच बनती है ये वाला, ये इधर जो बॉन्ड है तो ये अल्फा 1 6 बॉन्ड है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके साथ, ठीक है। तो ये तो था ये डिफरेंट एंजाइम्स हमने पढ़ लिए और हमने ये कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब करना ये है कि ये हम समझेंगे कि कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज आती है। तो ये आप देख सकते हैं वंजर ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। इसके तकरीबन 15 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स है, और इन सब में क्या होता है, ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन होती है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए हम स्टैन करते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टैन। इससे हमें ग्लाइकोजन आइडेंटिफाई हो सकता है, और ये एक एमसीक्यूज आया भी है कि कौन सा स्टैन यूज़ किया जाता है ग्लाइकोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आते हैं वंजर की डिजीज पे जो टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, और एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ लिया। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। ये जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये जब ये एक मॉलिक्यूल आ जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट, तो अब इसको ये दोबारा इसको आप कन्वर्ट करेंगे कि इसमें ये बैकवर्ड जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा और फिर इससे बनेगा ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जाएगा ब्लड में। लेकिन अगर यहाँ पे इस एंजाइम की डिफिशियंसी है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये करेगा क्या, ये तो इसके साथ
ये इस रास्ते से जा नहीं रहा तो ये दूसरे रास्ते चला जाएगा। एक रास्ता ये है ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस के रास्ते चला जाएगा। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब आप देख सकते हैं ये आके क्या बनाएगा पायरुवेट, पायरुवेट से ये लेक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से जाएगा। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा, आखिर में न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगी। तो जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगी तो उसकी ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से हमारे साथ फिर हाइपरयूरेसिमिया और गाउट वाले ये आएंगे। तो अब इधर हम ये सिम्टम देख सकते हैं कि इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज यूरिक एसिड होगा, गाउट होगा। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनेगा तो ज़्यादा लेक्टेट बनेगा, इंक्रीज ब्लड लेक्टेट लेवल्स होगा। और ये जब ब्लड लेक्टेट होगा इस तरफ जाएगा। और इसके अलावा ग्लाइकोजन ये इंक्रीज होगा, क्योंकि स्टोर होगा ना ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो ग्लाइकोजन पीछे एक्यूमुलेट होता जाएगा और फिर दूसरे रास्ते से या तो लेक्टेट में कन्वर्ट होगा या यूरिक एसिड ये बनेंगे। और जब ये ग्लाइकोजन ये एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हेपेटोमेगेली हो जाएगी और रीनोमेगेली हो जाएगी। ये किडनी और लिवर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इस वजह से ये हो जाएगा। सही है। तो ये था वांजर डिजीज के बारे में। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज बन नहीं रहा ना, ग्लूकोज आ नहीं रहा ब्लड में। इसके अलावा ये बात रखें, इसके अलावा कोर डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये दो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है जिनमें होता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इससे आप एमसीक्यूज को पिक कर सकते हैं। जब भी आपके साथ एमसीक्यूज में आ जाए हाइपोग्लाइसीमिया और इशारा कर ग्लाइकोजन डिजीज की तरफ, तो इसमें ये दो हो सकते हैं, वांजर की और कोरी। जबकि पॉम्पी एंडरसन में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है वांजर की? ट्रीटमेंट यही है कि हम छोटे छोटे वक्फे से और ग्लूकोज देंगे, क्योंकि वो तो है नहीं बॉडी में, तो बन नहीं रहा, तो हम बाहर से देंगे और फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज को अवॉइड करेंगे। सही है। तो ये था वांजर की के बारे में, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इम्पेयर्ड है और ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही है ना, आखिर फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन रहा। और आखिर फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस भी इम्पेयर्ड है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इम्पेयर्ड है। तो ये था। अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। नेक्स्ट डिजीज ये कोर डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइप 3। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैंने बता दिया, इसमें जो डिब्रांचिंग एंजाइम्स है, ये डिब्रांचिंग एंजाइम कौन कौन से थे? ये डिब्रांचिंग एंजाइम ये थे, 4 अल्फा डी ग्लूकोनोट्रांसफेरेज और ये 1 अल्फा 1 सिस ग्लूकोसाइडेज। ये जो इसको काट रहे थे, आखिर में जो रेसिड्यूज रह गए थे 4, इनको काट लिया। फिर ये आखिरी वाले को, ये जो आखिरी वाले था, इसको अल्फा 1 सिस ग्लूकोसाइडेज ने बांध लिया। ये ब्रांच को क्या करे, काट रहे हैं। तो इस वजह से ये डिब्रांचिंग एंजाइम कहलाते हैं। ये दो एंजाइम डिब्रांचिंग एंजाइम कहलाते हैं, ये दोनों वाले। अगर ये अब हमारे साथ नहीं होंगे, ये डिफेक्टिव होंगे, तो क्या होगा, इसमें भी फिर ग्लाइकोजन की सही तरह से ब्रेकडाउन नहीं होगी ना। लेकिन ये वांजर की से थोड़ा सा डिफरेंट है। वांजर से इसलिए डिफरेंट है कि इसमें असल में ये लीनियर चेन तो काम कर रहा है ना, ये लीनियर चेन ये इसकी तो ब्रेकडाउन हो रही है ना, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वो अपना काम कर रहा है। सब ये ब्रांचेस जो है, ये ब्रांचेस ये हमारे साथ मेटाबोलाइज नहीं हो रहे। तो इस वजह से नॉर्मली इसमें ब्लड लेक्टेट लेवल कम होगा या नॉर्मल होगा, क्योंकि जो बाकी चेन है वो तो काम कर रहा है। इसके अलावा इसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होंगे ये माइल्ड होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया होगा लेकिन माइल्ड होगा, क्योंकि आधा ग्लूकोज तो आ रहा है ना। लेकिन इसमें जो ये चेन बन जाती है, ये लिमिट एक्सटेंड, मैंने आपको कहा था ना कि ये लिमिट एक्सटेंड क्या है, जब 2 से 4 रेजिड्यूज रह जाते हैं तो उसको लिमिट एक्सटेंड करते हैं। और इसको कौन कर रहा होता है? ये दोनों एंजाइम्स को फिर मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये लिमिट एक्सटेंड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और इसी वजह से हमारे साथ हेपेटोमेगेली हो जाएगी। और हेपेटोमेगेली जब होगी तो ये क्या करेंगे, फेट सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इस वजह से हमारे साथ सिरोसिस हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? और ऐसा इसके साथ कार्डियोमायोपैथी भी होगी। ठीक है। तो ये अब आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बाकी दो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट जाते जाते एक एमसीक्यूज करके जाए ताकि आपको ये ज़्यादा आसानी हो। ये है, 2 siblings presents with hepatomegaly and fasting hypoglycemia. Hepatomegaly and fasting hypoglycemia शायद 2 siblings आ गए। Both accumulate hepatic glycogen. The elder sibling has marked lactic acidosis, whereas the younger sibling has normal serum lactate despite similar glucose level. The younger sibling most likely has deficiency of which enzyme? दो बच्चे हैं, दोनों भाई है, दोनों को हेपेटोमेगेली है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होती है। लेकिन एक में लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, लेकिन दूसरे में लैक्टिक एसिडोसिस नहीं हो रही है, उसमें सीरम लैक्टेट लेवल्स नॉर्मल है। अभी मैंने आपको बताया 2 डिजीज हमने डिस्कस कर लिया, वांजर की डिस्कस कर लिया और कोर डिस्कस कर लिया। वांजर की में होता है लैक्टेट एसिड की एक्यूमुलेशन, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, जबकि कोरी में लैक्टिक लेवल नॉर्मल रहते हैं। तो कहते हैं कि यंगर सिबलिंग है। ये बात याद रखें, अक्सर बंदा एमसीक्यूज में इस तरह कंफ्यूज हो जाता है कि 2 ऑप्शन इसको नजर आ जाते हैं, तो जो पहला वाला इसको नजर आ जाता है इस पर टिक लगा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इधर क्या पूछ रहे हैं, यंगर सिबलिंग का पूछ रहे हैं। तो यंगर सिबलिंग को कोरी डिजीज है। तो कोरी डिजीज में कौन सा एंजाइम की डिफिशियंसी होती है? तो उसमें डिब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। तो दिस इज करेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।